सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और फाइनली 2 हफ्ते वेट करने के बाद चैप्टर नंबर 1092 रिलीज हो चुका है। इस चैप्टर के लिए जितना वेट किया ना, उतना ही ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ के मजा भी आया। और मैंने तो सच में इमेजिन भी नहीं किया था कि लूफी अपना वो वाला पावर दोबारा यूज करेगा। मतलब मेरे को पता था वो दोबारा यूज करेगा, बट इतनी जल्दी कर लेगा। और आई वॉज होपिंग फॉर सम अदर बिगर विलेन जो कि फ्यूचर में आने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बियर्ड और इन सब के लिए। बट उसको तुरंत डेजर्ट आइलैंड पे ही उसने यूज कर लिया है। और सच में वो देख के बहुत मजा आया, जिस तरह से उसने एक एडमिरल को मतलब हाथ में पकड़ लिया ना कि एडमिरल भी कुछ कर नहीं पा रहा। दैट वाज अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। खैर, अगर तुम लोग को भी जानना है कि लूफी ने आखिर ऐसा कौन कौन सा कांड किया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बिना टाइम वेस्ट किए begin. So chapter number 1092 इस चैप्टर का टाइटल है द टायरेंट कूमास रैम्पेज थ्रू आउट द मरी जॉयज। चैप्टर का टाइटल बहुत ऑब्वियस है, तुम में से काफी सारे लोग को पता होगा, या फिर अगर तुमने स्पॉइलर वीडियो देखी होगी तुम लोग को पता होगा कि जो कूमा है वो इस समय अपनी फ्रूट के पावर्स का यूज करके इस समय मरी जॉयज पे जा चुका है और वहां पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम ने उसको देखा था तो वो रेड लाइन चढ़ रहा था, मतलब मरी जॉयज में जा रहा था। और इस चैप्टर में हमको बताया गया कि वो मरी जॉयज में जा भी चुका है और वहां पे डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है। और क्या तो भयंकर डिस्ट्रक्शन किया उसने यार, देख के दिमाग फट गया मेरा। चैप्टर कवर पेज की बात करें तो चैप्टर का कवर पेज बहुत ज्यादा अजीब है। मतलब मेरे पैर सही सलामत है फिर भी मैं व्हील चेयर यूज कर रहा हूँ, इस टाइप का कुछ है। क्योंकि यहाँ पर जिम्बे जो खुद ही एक मछली है वो इस समय तैरने के लिए दूसरी मछलियों का यूज कर रहा है। दैट इज आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी मछलियां भी आके उससे चिपक रही है। इधर रोमांस चल रहा है, जैसे डोरेमोन को वो बिल्ली रोमांस करती थी ना, उसके साथ वही हिसाब यहाँ पे अजीब सा हो रहा है। खैर, तो चैप्टर स्टार्ट होता है करंट टाइम से ठीक एक दिन पहले का। मतलब अभी जो बैरिकेड कर दिया गया एगेड आइलैंड को, जिस करंट टाइम पर अभी किजारू वहां पर अटैक कर रहा है, उसके जस्ट एक दिन पहले का हमको पूरा का पूरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा शोर मच रहा है क्योंकि कूमा रेड लाइन चढ़ के इस समय मरी जॉयज में जा चुका है। इन सभी के अकॉर्डिंग इनविंसिबल स्लेव, जिससे कोई रोक नहीं सकता, वो अब अटैक करने को रेडी है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ नाइट्स मिलके उसको जंजीर से जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी औकात के बाहर है कूमा। अब सबसे पहली बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मरी जॉयज इस समय सबसे सीक्रेट लैंड है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस है। इट इज लाइक कि कोई आर्मी के बेस में चुपके से घुस गया। ये कैसे पॉसिबल है यार? वो ऑलरेडी टूटा फूटा था, उसकी हालत पहले से ही गंभीर थी और वो कैसे उसमें घुस गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। एंड इन नाइट्स के अकॉर्डिंग कूमा कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है, विच वी ऑब्वियसली नो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। तुम सभी को पता है कि डोफ्लामिंगो ने मेंशन किया था कि मेरी जॉयस में एक ऐसा ट्रेजर छुपा हुआ है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रिवील हो जाए। एंड आई थिंक कूमा इसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है वहां पर। यहाँ पर ये नाइट्स इसको जंजीर की हेल्प से रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कूमा अपना आर्शर शॉक रिलीज कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा कंप्रेस शॉक वेव है जो कि पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रक्शन इतने बड़े लेवल पे है कि अगर इसका डायमीटर थोड़ा भी ज्यादा बड़ा होता, अगर थोड़ा भी ज्यादा अटैक ऑफ रेडियस बड़ा होता, तो लिटरली वहां पर जो मरी जॉयस की बिल्डिंग है वो भी चपेट में आ जाती। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। तुम लोग को तो पता है कि कूमा का डेविल फूड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से ओर्स की भी गांड फट गई थी। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन इसने क्रिएट किया है। और इतना बड़ा लेवल का था ही तो ऑब्वियसली किसी बड़े आदमी को आना ही था। फ्लीट एडमिरल साकाजुकी काइनु खुद वहां पर अपीयर हो जाता है लिटरली कूमा के सामने, और आते ही वो पूछता तुझे क्या लगता है, तू कर क्या रहा है यहाँ पे? अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी के दोस्तों का जो बचा कुचा काम रह गया उसको पूरा करने आया है तू। अभी यहाँ पर जो जितना डैमेज तूने यहाँ पर किया है ना कूमा, उसके लिए तुझे कोई माफ नहीं कर सकता। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अकाइनु को बात करते हुए सुना है। आज तक उसने किसी को भी खत्म करने से पहले कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश नहीं की है। मतलब उसके लिए कितना मुश्किल है यार कूमा को डिस्ट्रॉय करना। वो ऑलरेडी अधमरे हालत में है, मतलब उसके अंदर जान भी नहीं है, वो प्रैक्टिकली रोबोट बन चुका है। इसको क्या करना है? इसको बस अपना क्या कहते हैं लावा जो है उसको स्प्रेड करना, और लिटरली कूमा वहां पर पिघल के मर जाएगा। बट ये बंदा यहाँ पर बात कर रहा है, मतलब कुछ तो बात हो सकती है जो कि पास्ट से रिलेटेड है। मतलब पास्ट में ऐसा हो सकता है कि अकाइनु और इसका कुछ अच्छा खासा बैठता। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज एक्चुअली में फैंडम में चलने लगी थी जब अकाइनु से इतने सारे शब्द सुनने को मिले। मतलब लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अकाइनु अच्छा आदमी हो सकता है पास्ट में, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए वो विलन बन गया। मोस्ट लाइकली वो नारुतो और डोफ्लामिंगो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फॉर मी मुझे लगता है अकाइनु कुछ ऐसा वैसा बंदा है, लिटरली वो बहुत बड़ा हरामी है। एंड दैट्स इट, मेरे लिए उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पर अभी इतना चल ही रहा होता है कि तभी नल्ले सेलेस्टियल ड्रैगन्स वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं चूतिए साकाजुकी, तू आखिर कर क्या रहा है? हमने तुम्हें यहाँ पर गार्ड की नौकरी दी हुई है और तुम हमको किसी रोबोट से भी नहीं बचा पा रहे हो। मतलब लिटरली फ्लीट एडमिरल की भी औकात इतनी सी है इस सरकारी नौकरी। क्या रखा है भाई? क्यों इतने परेशान है ये नेवी में घुसने के लिए? इस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी आगे क्या बोलता सेलेस्टियल ड्रैगन, वो बोलता है कि भाई सुनो, तुझसे मैंने लॉबस्टर लाने को बोला था। लॉबस्टर एक सी फूड होता है, तो मैंने
मैंने तुझे ये बोला था कि मुझे लॉबस्टर खाना है और अभी तक वो आया नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक हमें खाने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया। अब मरी जॉयस में खाना नहीं आ रहा, उसमें हमारी क्या गलती है? और ये तुम लोग की प्रॉब्लम है। मरी जॉयस में फूड सप्लाई वापस से रिस्टोर करो। मतलब नेवी के सेकंड टॉप रैंकिंग ऑफिसर की ये औकात है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सामने, फिर भी ये सारे के सारे मरीज बनने के लिए परेशान रहते हैं। क्यों, मेरे को कभी समझ में नहीं आता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे वो सेलेस्टियल ड्रैगन ये भी बोलते हैं कि तू खाना तो लेके आ नहीं पा रहा है, ऊपर से ये स्लेव आ गया हमको मारने के लिए, तू आखिर कर क्या रहा है? जल्दी से स्लेव को खत्म करे। यहाँ मतलब लिटरली इसी टोन में उससे बात की जा रही है। अब इतनी बुरी तरह से तो भौंसड़ी की डीएम भी पुलिस वालों से नहीं बात करता यार। यही होता जब तुम बिना आईएएस का एग्जाम दिए हुए ऊंचे के पोस्ट पे पहुंच जाते हो। खैर इतना सब सुनने के बाद अकाइनो अपना मुंह ऐसे टेढ़ा करता है और बोलता है, देखो कुमा, अगर तुमको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो इससे बढ़िया कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं। तेरी बुद्धि तो सालों पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। तेरे जैसे ज़ॉम्बी को आखिर आज की दुनिया में जाना कहाँ है? और इतना बोलते ही अकाइनो लिटरली उसके ऊपर व्हाइट बियर्ड वाला मूव कर देता है। मतलब उसका भी चेहरा आधा गायब कर देता है। अगर तुम लोग को नहीं पता, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी है तो मांगा में उसका मूंछ नहीं बल्कि आधा शरीर वो अकाइनो जला के खत्म कर देता है मैग्मा से। और इतना करते ही अकाइनो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में कुमा के शरीर में से खून बह रहा होता है, विच इज रियली वियर्ड अगर तुम देखोगे, क्योंकि कुमा अब एक साइबॉर्ग बन चुका है। मोस्टली वो साइबॉर्ग है, उसके अंदर अब ह्यूमंस का कुछ भी इमोशन रहा नहीं। अब क्योंकि उसके अंदर से खून निकल रहा तो साकाजुकी और मैं भी थोड़ा सरप्राइज है कि अभी भी हाँ, इस बंदे के अंदर एक्चुअली में जान है। लेकिन इतना मार खा कर कुमा अभी भी मानने वालों में से नहीं है। वो अभी भी दौड़ के वहां से भागता है और तुरंत ही पलक झपकते वो वहां से गायब हो जाता है। मतलब वो अपने डेल फ्रूट का यूज करके हैरी पॉटर की तरह उड़नछू हो गए। इतना होता ही अकाइनो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब उसने बोनी को पहली बार पकड़ा था। वैसे अगर तुम लोग को नहीं याद हो तो न्यू वर्ल्ड में एंट्री लेने से पहले ब्लैकबियर्ड ने बोनी पायरेट्स को पकड़ के कैप्चर कर लिया था और वहां पर फिर साकाजुकी आया हुआ था। तो उसने बोनी से बात की थी और बोनी को उसने बताया था कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, कुमा की मेमोरीज को तुम वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। उसने खुद ही अपने आप को ऑफर किया था साइंस टीम को ताकि उसको साइबॉर्ग बनाया जा सके। और सरप्राइज की बात यह है कि उस समय भी अकाइनो ने बोनी को जिंदा छोड़ दिया था इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग हिम, नोइंग कि अकाइनो कितना ज्यादा हेट करता है क्रिमिनल्स। इस काइंड ऑफ मींस कि अकाइनो और कुमा का एक कोई पास्ट रह चुका है जिसको अभी रिवील करना बाकी है, वरना अकाइनो ने उसको लिटरली यहीं पर एक ही शॉट में खत्म कर दिया होता। अब क्योंकि कुमा अकाइनो के हाथों से भाग गया है तो सारे के सारे जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो फिर से उसको गाली दे रहे हैं कि साकाजुकी क्या कर रहा है तूने उसको आखिर भागने कैसे दिया, किस टाइप का फ्लीट एडमिरल है तू। और यहाँ पर अकाइनो अपने मन ही मन सोच रहा है कि आखिर कुमा जा कहाँ सकता है। उसके अंदर ना तो विल है ना ही उसके अंदर कोई पावर बची है। आखिर आज के टाइम पे ये कहाँ भागना चाह रहा है। और इसी के साथ सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है एगहेड आइलैंड पे। इधर एगहेड आइलैंड पे सारे के सारे जो पीएक्स रोबोट्स हैं वो सभी सी मॉन्स्टर्स को मारकर नीचे गिरा रहे हैं। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि लूफी ने अपना गियर 4th स्नेक मैन फॉर्म एक्टिवेट कर लिया है और वो किजारू के ऊपर अपना जेट कल्वरीन वाला मूव यूज कर रहा है। और किजारू भी उसके हाथ से एक दो मुक्के खाने के बाद बोल रहा है कि हाँ, तू ही वो बंदा है जिसने काइडो को डिफीट किया है। किजारू उससे बोलता है, दम तो है तेरे में, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, आखिर तेरे जैसा पायरेट वेगापंक को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। जिसपे लूफी बोलता है, यही सवाल तो मैं भी तेरे से कर सकता हूँ, आखिर तू सेव वाले बुढ़ाऊ को क्यों मारना चाह रहा है। अभी लूफी किजारू के ऊपर अटैक कर ही रहा है कि तब तक वो वहां से डॉज करके उड़ते हुए लिटरली एगहेड आइलैंड के बहुत दूर तक चला जाता है और वो हवा में वहां पर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बुढ़ाऊ को मारना चाहता हूँ, मैं तो उसे बहुत ज्यादा समय से जानता हूँ। और अब एक काम कर लूफी, जरा मेरे रास्ते से साइड हो जा, क्योंकि शायद तुझे पता नहीं है लेकिन स्पीड ही असली पावर होती है। और हम लिटरली पैनल में देख सकते हैं कि किजारू खुद को लाइट में कन्वर्ट करके खुद को एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। किजारू बहुत स्पीड में एगहेड आइलैंड को अप्रोच करता है लेकिन उसका टारगेट लूफी नहीं है। वो सीधे जाके वेगापंक के बड़े वाले रोबोट यानी कि वेगा 401 के ऊपर अटैक करता है। और फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि किस तरह से वो भी उस पॉइंट पर प्रेजेंट था जब वेगापंक ने इस रोबोट को बनाकर तैयार किया था। अभी ये रोबोट कितना बड़ा है इसको तुम इमेजिन करो कि ये रोबोट अपने हाथ में लूफी की शिप को लेके जा रहा है। इतने बड़े रोबोट को किजारू ने सिर्फ एक किक से आधा आधा काट डाला, उसके 2 टुकड़े कर दिए। भाई इतने जोर का किक मारा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई रोबोट हाँ ठीक है इतना भी बड़ा नहीं होगा, तो ये भी इमेजिन करो कि लूफी के क्रू का जो शिप है उस पे 10 लोग रहते हैं, कम से कम आई थिंक 11 हो गए, अभी 11 लोग रहते हैं उस पे और हर एक के लिए अलग अलग रूम है। उसके बाद भी ये रोबोट इतना बड़ा था कि हाथ में लेके जा रहा है। इमेजिन करो कि किजारू के अंदर कितने ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ भी है। और सिर्फ रोबोट को ही नहीं, किजारू यहाँ पर लूफी को भी चपेट में ले लिया है क्योंकि वही सेम लात लूफी को भी पड़ी है और जिसकी वजह से रोबोट टूट गया है। और लूफी भी जाके दूर वहां पर जो उनका शील्ड है, जो कि वेगापंक का शील्ड है, जिसकी वजह से कोई भी एंट्री नहीं ले सकता पूरे के पूरे एगहेड आइलैंड में, मतलब वेगापंक के लैब में,
उस पर जाके लूफी टकरा गया है ना। वो लेजर की शील्ड है, अगर उससे कोई टकरा जाएगा तो वो लिटरली जल के भस्म हो जाएगा। इतने बड़े इम्पैक्ट की वजह से फ्रांकी, बोनी और लिली तीनों इस समय शिप से नीचे गिर जाते हैं और वेगा फोर्स 01 पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर किजारू बोनी को देख के कहता है तू तो काफी बड़ी हो गई छोरी, बच्चे आजकल कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसका भी एक इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पर किजारू उसको आके बोलता कि मुझे ऑर्डर मिला डॉक्टर वेगापंक को खत्म करने का, और वैसे भी तुझे वेगापंक पसंद नहीं है तो मेरे रास्ते के बीच में नहीं आना। इस पे बोनी बोलती है कि चल ऐसा मान लेते हैं कि जिस आदमी को मुझे टारगेट करना चाहिए वो कोई और है, ना कि वेगापंक। और इसी के साथ बोनी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन किजारू भाई लाइट का बना हुआ है, वो लिटरली उसके हाथों से फिसल के उसके पीछे आ जाता है और उसको एक और किक उसके सर के पीछे दे मारता है और बोलता है कि प्लीज मेरे को मजबूर ना करो कि मैं अपने और भी जान पहचान के लोगों को मारने पे मजबूर हो जाऊं। बोनी को भी इतना जोर का किक पड़ता है कि वो भी जाके ठीक उसी लेजर वॉल में लड़ जाती है। यहाँ पर फ्रांकी भी उसके ऊपर अपना रेडिकल बीम फायर करने वाला, लेकिन बीम तुम लाइट के ऊपर कैसे फायर कर सकते हो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट इससे पहले वो कुछ भी करता किजारू वहां से तुरंत ही उड़नछू हो जाता है। उड़नछू होते ही फ्रांकी की गांड फट जाती है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि स्टेला एक्चुअली में, मतलब जो अपना डॉक्टर वेगापंक की मेन बॉडी है, वो अब बहुत ज्यादा खतरे में है। इधर वो हेडक्वार्टर के अंदर फोन लगाता है और फोन लगाते ही लोग यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इन्होंने किसी तरह से कोड को क्रैक कर लिया है ताकि वो जो शील्ड है जिसको यॉर्क ने लॉक कर दिया था उसको ओपन कर पाए। यहाँ पर ऐसे होते ही यॉर्क बोलती है कि तुम लोगों ने ये कर दिखाया, कितने जीनियस है ये लोग। मतलब वो ये चीज दांत पीस के बोल रही है, मतलब गुस्से में बोल रही है। यहाँ पर वेगापंक फ्रांकी को रिप्लाई करता है कि हमने सारे बैरियर को डिसेबल कर दिया है, क्या वेगा फोर्स 01 अपने पोजीशन पे पहुंच गया। जो फ्रांकी उसको बताने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं हमारे एडमिरल किजारू, और किजारू उसको बोलता है कि वेगापंक दादाजी, आपका जो प्लान है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और आपका रोबोट अब कहीं पर नहीं जाएगा, स्पेशली मैंने उसके साथ जो कांड किया है। किजारू को देख के इस समय वेगापंक की भी गांड फट जाती है और बोलता है कि तू कब यहाँ पर आया। इस पे किजारू बोलता है देखो यार प्लीज मेरे को गलत नहीं समझो, मेरे लिए भी ये मिशन कोई आसान नहीं है और मैं अब इसको और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, जल्दी से मान जाओ और यहाँ से निकलो। लेकिन इससे पहले किजारू वहां पर कुछ भी उखाड़ पाता, ठीक उसके पीछे आ जाता है अपना मंकी डी लूफी और वो अपने नीका फॉर्म का जायंट फॉर्म एक्टिवेट करके सीधे आके किजारू को ऐसे दबा लेता है अपने हाथ में। लिटरली एक एडमिरल को पकड़ के बोलता है अरे यार इतने जोर से जलन हो रही है, और इस पॉइंट पर तो किजारू की भी गांड फट गई है क्योंकि वो अपने आप को लाइट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। और पीछे मुड़ के देखता है, कहता है अच्छा तो तू ही है वो फेमस नीका। और यहाँ पर लूफी भी कुछ कम नहीं रहने वाला, डायलॉग उसके भी कुछ कम नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट पैन में वो बोल रहा है कि तेरे अंदर भी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे उतने दूर तक नॉकआउट कर रहा है, मुझे उस लेजर बॉर्डर को 2 बार क्रॉस करना पड़ा, मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा। और तभी लास्ट पैनल में ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यानी टन 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 बजने लगता है और उसके बाद वो जो बड़ा सा रोबोट है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1092 खत्म। देखो मांगा खत्म लेकिन मेरी वीडियो नहीं। और इससे पहले मेमोरी कार्ड फुल हो जाए मुझे 3 चीजों के बारे में बात करना है। सबसे पहली बात कि आखिर कुमा किधर गया, दूसरी बात कि आखिर किजारू इतने अच्छी तरीके से कैसे जानता है बोनी को और उसका मतलब क्या था ये बोलने का कि बोनी तो इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई, और तीसरी बात कि आखिर वो रोबोट एक्टिवेट कैसे हुआ। सबसे पहली बात कि आखिर कुमा कहाँ पर भाग कर गया, तो उसका मुझे सबसे पॉसिबल लोकेशन लग रहा है एगहेड आइलैंड। जहां तक मेरे को लगता है कुमा एगहेड आइलैंड पे आ रहा है, क्योंकि शायद किसी वजह से मे भी उसका कुछ तो कनेक्शन होगा एगहेड आइलैंड पे जो उसके कॉन्शियस में बचा होगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो एगहेड आइलैंड पर वो अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइमलाइन में हम एक दिन आगे का सीन देख रहे हैं और कुमा वहां पर एक दिन पहले भगा था, तो अगर उसको पहुंचना होता तो अब तक पहुंच जाता। तो उससे ज्यादा पॉसिबल लोकेशन मुझे यही लगती है कि हो सकता है वो अपने होम टाउन में वापस भाग गया। दूसरी बात, जब किजारू ने बोनी को देख के बोला कि लगता है बच्चे आजकल बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बोनी का ट्रू एज है वो एक्चुअली में हाइड कर रही है, क्योंकि अगर किजारू बहुत पहले से जानता है बोनी को तो उसको पता होगा उसकी रियल एज कितनी है। और अचानक से वो एडल्ट जैसी दिख रही है तो किजारू भी चौंक गया है। और अब आते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि आखिर वो रोबोट कैसे जगा। देखो मैंने ऑलरेडी अपने स्पॉइलर वीडियो में बता रखा था कि किस तरह से 200 साल पहले ये लूफी के ही डेविल फ्रूट की वजह से अवेकन हुआ था, लेकिन इस बार ये रोबोट दोबारा से जग गया, वो भी लूफी के गियर 5 को एक्टिवेट करने पे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि जब रॉब लूची से फाइट कर रहा था तब भी तो लूफी ने एक्टिवेट किया था। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज इस बार जो अलग है, जब इस बार लूफी ने गियर 5 एक्टिवेट किया कि लूफी वॉज ऑन ब्रिंक ऑफ डेथ। उसने खुद बोला कि उसको लगा था वो मर जाएगा, क्योंकि
उसने 2 बार उस लेजर बैरियर को क्रॉस किया था। और अगर तुम पैनल भी देखोगे तो लूफी बहुत ज्यादा घायल लग रहा है देख के कि उसको चोट लगे हुए हैं हाथ पैर पे। तो क्योंकि लूफी वॉज ऑन ब्रिंक ऑफ डेथ तो वापस उसका ड्रम्स ऑफ लिबरेशन एक्टिवेट हो गया था और इसी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुन के मे बी वो रोबोट एक्टिवेट हो गया हो। जिसकी वजह से एक और थ्योरी सामने आती है कि हो सकता हो लास्ट टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जो पिछला नीका डेविल फ्रूट का यूजर होगा जिसने अवेकन करके जब इस रोबोट को एक्टिवेट करने की कोशिश की होगी उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार डाला हो ताकि वो लोग नीका को रोक पाए। जिसकी वजह से वो लोग इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए उन्होंने लूफी को स्टार्टिंग में नहीं रोका क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि गम गम नो मी की रियलिटी क्या है, क्योंकि उन्होंने ही इसका नाम चेंज कर दिया था डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में। एंड दैट मे बी द केस क्योंकि 200 साल पहले जब ये रोबोट एक्टिवेट हुआ था तो कुछ समय बाद ही मतलब ये बैठ गया था। ऐसा बोला जा रहा था कि इसका पावर सोर्स बंद हो गया है, जिसकी वजह से इसको एगेड आइलैंड पे लेके आया गया। क्योंकि एगेड आइलैंड पे लेके आया गया तो वेगापंक ने अपना दिमाग लगा के इसी रोबोट के पावर सोर्स का यूज करके पॉसिबली मदर फ्लेम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की थी। इस जायंट रोबोट और उस जायंट स्ट्रॉ हैट को देख के एक चीज और भी सामने आती है कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय एक्चुअली में जायंट था। बट क्योंकि नीका फ्रूट की एक एबिलिटी है जो कि एक्सप्लिसिटली किसी भी यूजर को जायंट बनने की एबिलिटी देता है, इस वजह से ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है कि जॉय बॉय एक जायंट हो सकता था। इट कैन बी पॉसिबल कि जॉय बॉय भी एक नॉर्मल ह्यूमन हो जो कि अपने डेविल फ्रूट का यूज करके उस जायंट स्ट्रॉ हैट को पहन सकता है। और क्योंकि ये रोबोट एक्चुअली में सिर्फ नीका के हार्ट बीट पे एक्टिवेट हो सकता है तो जो भी इस रोबोट का क्रिएटर था उसको पहले से ही ऑटोनॉमी मॉडल नीका के बारे में पता होगा और उसने इस रोबोट को इस तरह से बनाया था ताकि सिर्फ जॉय बॉय ही वो बंदा हो जो कि इस रोबोट को यूज कर पाए। एंड शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रोबोट के अंदर वही डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज हैं जो कि मदर फ्लेम का यूज करके ईमो यूज करता है। एंड दैट इज व्हाई वर्ल्ड गवर्नमेंट हमेशा से चाहती थी कि वो नीका फ्रूट को एक्वायर कर पाए ताकि वो इस रोबोट को एक्टिवेट कर पाए। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और अब इस रोबोट के एक्टिवेट होने की वजह से और भी कई सारे सीक्रेट्स लाइन में आ चुके हैं। कई सारे लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ये रोबोट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन कर लेगा और वो जहां जहां जाएंगे वहां पर वो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग गलत फहमी में हो। बहुत ही एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तुम लोग क्या लगता है, क्या किजारू लूफी के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर लूफी का जो गियर 5 फॉर्म है वो किजारू को पटक के मारेगा? और अगर तुम लोग ये भी सोच रहे हो, एक सेकंड एक और डाउट था मेरे मन में, अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि लूफी ने लाइट को ग्रैब कर लिया तो मतलब वो किसी भी चीज को ग्रैब कर सकता है जिस तरह से उसने लाइटनिंग को ग्रैब किया, तो भाई ऐसा नहीं है। किजारू को पकड़ने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो अपने हाकी का यूज कर रहा है। और काइडो ने भी ये चीज मेंशन की थी कि वो अपने हाकी को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके अपने गम एबिलिटीज के साथ यूज कर रहा है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि कैसे नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स भी इन लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर्स को पकड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज यूजिंग द हाक। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज फ्रूट, इट इज बिकॉज ऑफ हाकी। ये चीज तुम लोग दिमाग में क्लियर रखना। अभी आगे देखते हैं कि किजारू खुद को कैसे छुड़ाएगा और आगे की फाइट कैसे होने वाली है। ये चीज भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, शायद अगला चैप्टर ब्रेक पर नहीं है। फाइनली बहुत समय बाद भाई पिछले 3-4 चैप्टर से 2 हफ्ते बाद देखते जा रहे हैं, तो इस बार कोई भी ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड दैट कंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1092 द टायरेंट्स रैम्पेज ऑन मैरी जॉयस। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग हमारा ज्वाइन बटन यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन हमारा बहुत सस्ता है, 30 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है। अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, या फिर आप यूपीआई वगैरह का भी यूज कर सकते हो डोनेट करने के लिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।